जनरल याह्या खान ने मार्च 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याह्या खान एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो चूंकि अयूब के जवाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को ख़त्म किया। जनरल याह्या खान ने अयूब का बनाया मतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात कराए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत लीं, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल ना कर सकी। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीतीं, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में वो एक सीट भी ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ खड़ा था और शेख मुजीबुर रहमान आइनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल याह्या खान की जिम्मेदारी थी कि इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल याह्या ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से मुंतहिब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीखी मौका पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को भी धमकी दी कि जो कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो को शेख मुजीब के 6 नकात पर एतराज़ था। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीब के 6 नकात पाकिस्तान से अलहदगी के अनवान हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल याह्या पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। याह्या ने ये इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौका की ताड़ में बैठा था, इसने बागी गिरोह मुक्ति बाहिनी के जरिए मसल्ला बगावत शुरू करा दी। The Indian government takes the decision to help the Mukti Bahini, East Pakistan's rebel force. मुक्ति बाहिनी के मसल्ला गिरोहों ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर उस वक़्त भी एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और ही होती, लेकिन जनरल याह्या ने इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय ये आखिरी मौका भी गंवा दिया और बगावत कुचलने के लिए फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिया। ये तारीखी हकीकत है कि फ़ौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया था। पाक फौज ने मुक्ति बाहिनी की बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन इस फौजी एक्शन के नतीजे में नफरत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा जा चुका था। दूसरी तरफ मौका की ताड़ में बैठे भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जोग्राफिया हमारे खिलाफ था। पाक फौज मरकज से 1000 मील दूर थी और चारों तरफ दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि इधर सूरत हाल ये थी कि पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फौज के जवान बहादुरी से लड़े। वतन की खातिर हज़ारों जवान कट मरे, लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था, जीता नहीं जा सकता था। और हुआ भी यही। पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरकी और मगरबी की बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। गो के मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार कोई एक फ़र्द नहीं हो सकता, इसके पीछे सैकड़ों अवामल होते हैं। लेकिन अगर ये देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन सा शख्स था
جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ خان۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ تھے، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے ایک سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی گئی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا، جو صرف 10 سال کے اندر اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ خان موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں اس سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔